नेक्स्ट जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एमसीक्यूज़ में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं मज़ीद। देखें, पहला पॉइंट है जो ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है। इसी तरह जो सेट बी है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होता है, क्योंकि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी एलिमेंट्स हैं और बी के भी। तो ए और बी अंडरस्टूड है, ए यूनियन बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है जी। इसी तरह जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होता है उसमें ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने कह दिया कि वो ए का सबसेट है और बी का सबसेट है, यानी यूनियन के केस में ए और बी सबसेट थे और इंटरसेक्शन के केस में ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है, ए और बी दोनों का। फिर है ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप अपनी मर्जी के कोई से दो सेट लेके ना इसको चेक कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक है जी, कि ए माइनस बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दो सेट्स लिखे हुए हैं, ए बी यूनिवर्सल सेट ये है। ठीक है जी। अगर बी कॉम्प्लीमेंट ले लें यहाँ से तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी। यू के वो एलिमेंट जो बी में ना हो तो वो क्या है, 4 है। ठीक है जी। उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर इन दोनों को मैं माइनस करूं तो ए के वो एलिमेंट लिखने जो बी में ना हो वो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। आप अपनी मर्जी के कोई भी सेट लेके चेक कर सकते हैं। इसी तरह ए माइनस बी जो है उसका यूनियन बी के साथ दिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, ए यूनियन बी के इक्वल। अपनी मर्जी के कोई से दो सेट लेके आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन होनी चाहिए टेस्ट के दौरान। ठीक है जी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के इक्वल है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह ए इज सबसेट ऑफ बी देन, या इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है जी। जैसे ए सबसेट है बी का, ये यूनिवर्सल सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट लिया वो आंसर आ गया 3 और 4, बी कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो आंसर आ गया 4। क्यों, ए कॉम्प्लीमेंट में एक यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में ना हो, बी कॉम्प्लीमेंट में यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में ना हो। अब इन दोनों के दरमियान बी जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। और स्टार्टिंग पे क्या था, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल इसलिए कोड की है कि आप अपनी मर्जी से इन सेट्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है जी। इसी तरह फिर लिखा हुआ है ए यूनियन बी जो है उसका इंटरसेक्शन अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ दिया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल आ जाता है। क्यों, बी कॉम्प्लीमेंट में आपने यू के वो एलिमेंट लिखे जो बी में नहीं है, फिर उसका ए के साथ आपने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया। ठीक है जी। तो वो बेसिकली ऐसा एलिमेंट आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या है, ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी हैं। जब इंटरसेक्शन लेना है तो ए के एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, इसमें भी और इसमें भी। इसी तरह ए यूनियन बी को वो कहता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, इसमें बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, दोनों का यूनियन ले लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे यूनियन ले लिया किसके साथ, उनकी कॉमन वैल्यूज़ के साथ। तो अंडरस्टूड है क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा। इसी तरह ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है जी। उसमें से एक, अब ए के साथ उसका डिफरेंस चेक करें तो वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपस में इक्वल हो सकते हैं सिर्फ एक केस में, जब ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। ऑर्डर ऑफ सम रिजल्ट्स, कुछ सेट्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ के बारे में बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, उसके लिए ऐसे कुछ फार्मूलाज हैं। वो कहता है कि अगर ए बी और सी इनफाइनाइट सेट हैं या फाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट है तो उस केस में इनका यूनियन फाइनाइट होगा, अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो इनका यूनियन भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, उसमें से माइनस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो यूनिवर्सल सेट के हों लेकिन सेट ए में ना हो। इस फार्मूले को हम आगे पीछे करके अरेंज भी कर सकते हैं कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट तो ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब पेपर में क्या होता है कि इन तीन में से कोई सी दो वैल्यूज़ वो आपको मेंशन कर देता है, तीन में से कोई सी दो वैल्यूज़ वो आपको मेंशन कर देगा, थर्ड वन आपको निकालना पड़ेगी। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। किस केस में? जब ओवरलैपिंग का केस है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक दफ़ा आ रहे होते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ए के एलिमेंट्स फर्ज कर लिया 3 थे, बी के एलिमेंट्स 2 थे, लेकिन इनमें एक एक एलिमेंट कॉमन था, वो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी को ऐड करें तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स फाइंड आउट हो जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग फिर मजीद एक वैल्यू की कैलकुलेशन का फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। अब पेपर में क्या होगा, आपको इन तीनों में से कोई 2 वैल्यूज दे देता है। जैसे एक एमसीक्यूज मैंने बनाया कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 5 और ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप इजीली इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, वर्किंग कर सकते हो। ऑप्शन है 5 15 है, 20 है और 10 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं? 20, ए इंटरसेक्शन बी के कितने? 5, 20 माइनस 5 तो कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक्स। लॉजिक्स बेसिकली जो स्टेटमेंटल लॉजिक्स हैं वो 4 तरह की हैं। इंडक्शन है, उसमें डिडक्शन है, अरिस्टोटेलियन और नॉन अरिस्टोटेलियन। इंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा मफरूज़ा जिसके बारे में किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ना हो, आपने अपनी मर्जी से उसको डिसीजन को एज्यूम कर लिया हो कि आपको लगा हो कि भाई एक दवाई खाई, बिलफर्स घर जाके आपके सर में दर्द हो रही थी, आपको एक दफ़ा आराम आ गया, दूसरी दफ़ा खाई फिर आराम आ गया, आपने बगैर किसी डॉक्टर से पूछे अगले बंदे को भी सजेस्ट कर दिया। तो इस तरह के जो ओपिनियन या लॉजिक्स या मफरूज़े होते हैं उनको हम कहते हैं इंडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती हैं? जो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आप किसी डॉक्टर से रब्ता करते हैं, किसी इंजीनियर से रब्ता करते हैं, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से वो आपको स्पेसिफाई करे कि ये चीज़ इसी मकसद के लिए है। इस तरह की लॉजिक्स को, इस तरह की बातों को हम क्या कहते हैं? डिडक्शंस। अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स बेसिकली क्या होती हैं? इसमें ये ऐसी बातें, ऐसी लॉजिक्स, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें 2 ही रिजल्ट होते हैं, या ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, टिक या क्रॉस। ठीक है जी। तीसरी कोई ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं होती। नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स जो हैं इसमें मोर देन 2 रिजल्ट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गलत है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके अलावा भी आपके पास थर्ड ऑप्शन भी मौजूद होती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम सिंबॉलिक लॉजिक्स पर। ये बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली जो सिंबॉलिक लॉजिक है दैट इज़ नेगेशन। नेगेशन बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर होता है, एक ऐसी लॉजिक होती है जो गिवन स्टेटमेंट को रिवर्स कर देती है। गिवन स्टेटमेंट को क्या कर देती है जी? रिवर्स। ऑपरेटर का साइन आपके सामने है। फर्ज कर ले मेरे पास एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट के कितने रिजल्ट होते हैं? 2, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है जी। अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं तो उसके कितने रिजल्ट्स बनेंगे? 2 टू रेज पावर 2। अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं तो 2 टू रेज पावर 3, यानी 8 रिजल्ट, जिस तरह सबसेट बनाते थे। यहाँ पे हमने नेगेशन अप्लाई किया, ट्रू फॉल्स बन गया और फॉल्स ट्रू बन गया। कंजक्शन एंड ऑपरेटर के तौर पर शो होता है और ये सेट्स में इंटरसेक्शन को भी शो करता है। सेट्स में किसको शो करता है जी? इंटरसेक्शन को। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स आगे, फिर ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिवली। अब इसमें क्या हो रहा है कि एंड ऑपरेटर जब यूज़ करते हैं तो 2 ट्रू होंगे तो फिर फाइनल आउटपुट ट्रू होती है, अदरवाइज एक फॉल्स पर भी आपकी आउटपुट क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। ठीक है जी। डिसजंक्शन जो है वो और ऑपरेटर के तौर पर या यूनियन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ट्रू भी आपकी आउटपुट को क्या कर सकता है? ट्रू कर सकता है। एक जो ट्रू है वो आपकी आउटपुट को क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। जैसे कि आपके सामने दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अच्छा जी। नेक्स्ट जो सिंबॉलिक लॉजिक है हमारे पास, इम्प्लीकेशन। ठीक है जी। इसको कंडीशनल के नाम से भी याद रखा जाता है। इसमें सिर्फ एक केस में फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस होता है जब ट्रू के सामने फॉल्स आ जाए, अदरवाइज ट्रू के सामने ट्रू हो या फॉल्स के सामने ट्रू हो या फॉल्स के सामने फॉल्स हो तो ये हमेशा रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करता है? ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसकी स्टेटमेंट में अक्सर बच्चों को इस तरह से समझाता हूँ कि मैं या कोई एक इंसान आपको आके कहता है कि मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, दोनों बातें उसकी ठीक हैं, ट्रू है, लेकिन वो कहता है मैं लाहौर में रहता हूँ लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहता, सारी स्टेटमेंट का सत्यानाश, ख़राब हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक होगी बात। अगली दफ़ा वो कहता है मैं लाहौर में नहीं रहता लेकिन पाकिस्तान में रहता हूँ, तो ठीक है, कहीं और रह सकता है, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर, कहीं पे भी। इसी तरह ना लाहौर में रहता है ना पाकिस्तान में रहता है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में रह सकता है, बात ठीक है, तस्लीम करनी चाहिए हमें। ठीक होगी जी बात।
इसी तरह बाई कंडीशनल, टू कंडीशंस पे, इसके रिजल्ट्स ट्रू कब होते हैं? जब दोनों स्टेटमेंट्स के रिजल्ट सेम होंगे, यानी 2 ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, या 2 फॉल्स होंगे तब ट्रू होगा। एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड को सपोर्ट करेगी, देन वो ट्रू में आएगा, अदरवाइज ट्रू में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जिनके अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। टोटोलॉजी स्टेटमेंट है, एब्सर्डिटी है, और उसके अलावा एक कंटीजेंसी भी है। टोटोलॉजी स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स को बोला जाता है जिनकी आउटपुट सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाए? ट्रू आ जाए। जैसे P और नेगेशन P, ठीक है जी, इसकी अगर सारी आउटपुट निकालें तो हमारे पास क्या आ जाती है? ट्रू आ जाती है। इसी तरह एब्सर्डिटी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके सारे के सारे रिजल्ट्स क्या आते हैं? फॉल्स आते हैं। उसमें हमने क्या एग्जांपल ली है? P एंड नेगेशन P, इसमें सारे के सारे रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। इसी तरह कंटीजेंसी में बेसिकली क्या होता है? मिक्सअप होता है रिजल्ट्स का, ट्रू भी मौजूद होते हैं और फॉल्स भी मौजूद होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टोटोलॉजी को। ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एब्सर्डिटी को, सॉरी। फिर है जी कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? बेसिकली ये कंडीशनल ऑपरेशन के मज़ीद ऑपरेट करने के अंदाज हैं। कन्वर्स में क्या किया जाता है? कंडीशनल ऑपरेशन की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर दिया जाता है, यानी P की जगह पे Q आ जाएगा और Q की जगह पे P आ जाएगा। इनवर्स में क्या किया जाता है? स्टेटमेंट की जगह नहीं चेंज की जाती, उन पे नेगेशन अप्लाई कर दिया जाता है। P कंडीशन विद Q था तो नेगेशन P विद नेगेशन Q हो गया। इसी तरह जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो असल में कन्वर्स और इनवर्स दोनों का क्या है? कम्बिनेशन है। दोनों का क्या है जी? कम्बिनेशन है कि इसमें जगह भी चेंज करनी है और साथ साथ हमने नेगेशन को भी अप्लाई कर देना है। ठीक होगी बात? यहाँ तक तो थी हमारी जो लॉजिक्स थी, उनको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है।